हाँ। मोल कंसेप्ट में जो नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक। और इसका यूज़ यहाँ पड़ेगा आगे जब आप ट्वेल्थ में आओगे। सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें आपको इसकी एज इट इज़ ज़रूरत पड़ेगी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है कंफर्म, तो आपको ये टर्म्स बड़े अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, सब इससे पहले हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, क्या है यहाँ पर कंसंट्रेशन का मतलब, देखो ध्यान से। यहाँ पर कंसंट्रेशन से मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब है इज अमाउंट ऑफ solute present in unit amount of solution। ठीक है, या एक जगह हम सॉल्वेंट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। इसे कहते हैं हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। ओके, और कंसंट्रेशन टर्म्स में हम मोल फ्रैक्शन क्या क्या पढ़ेंगे वो देखो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसके बेस पे कंसंट्रेशन टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट आती हैं। ये जो अमाउंट है ये कभी मोल में होगा, कभी मास में होगा, कभी वॉल्यूम में होगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये जो अमाउंट है कभी ये वॉल्यूम में होगा, मास में होगा, कभी मोल में होगा। इसके बेस पे कि ये कौन सी टर्म हम यहां पर सॉल्यूट के लिए एंड सॉल्यूशन के लिए या सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसके बेस पे जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो ये है। कंसंट्रेशन टर्म्स आर फॉलोइंग। क्या क्या हमें पढ़ना है? हमें पढ़ना है मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी एंड मास परसेंटेज, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, वॉल्यूम परसेंटेज, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, मास वॉल्यूम परसेंटेज, स्मॉल w कैपिटल V। क्या है ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो ये किसके बेस पे, एक और भी है आपका ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ऐसे ही पार्ट्स पर बिलियन आ जाएगा, पार्ट्स पर ट्रिलियन आ जाएगा। पूछा नहीं जाता पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर मिलियन ही चलता है। तो ये सब जो टर्म्स हैं ये किसके बेस पर डिसाइड है कि हम यहाँ पर सॉल्यूट के लिए अमाउंट की टर्म में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें से, या अमाउंट की टर्म में सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बेस पे ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, स्ट्रेंथ भी पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अच्छा, अब यहां पर आप लोगों को थोड़ा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। चलो ले लेते हैं। ओके, आप यहां तक लिखो, मैं मिटाता हूं। आगे बढ़ने से पहले ये सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, हालांकि आप लोग जानते होंगे बट फिर भी। तो हम यहां पर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इट इज अ
होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अभी होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, देखो मिक्सचर को अगर मैं डिवाइड करूं दो पार्ट में कर सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो आपके कंपोनेंट्स हैं, अभी सॉल्यूट सॉल्वेंट छोड़ो, सॉल्यूशन छोड़ो, कि जो आपके कंपोनेंट्स हैं जितने भी हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर when evenly distributed, it is called होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे ये एक कंपोनेंट है जिसको मैंने गोले से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक दूसरा कंपोनेंट है जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ये दूसरा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट वन, ये कंपोनेंट टू। अगर आप गौर करोगे तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप कहीं से भी उस मिक्सचर को उठा लो आपको बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट लगेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल है जैसे कि आप बहुत ही सिंपल सी भाषा में आप घर में शेक पीते हो, बनाना शेक, मैंगो शेक, ठीक है, या चाय भी पीते हो। तो जब आप शेक पीते हो तो उसमें क्या है, जैसे कि मान लो बनाना शेक है, तो ऐसा होता है कि पहली सिप से लेके आखिरी सिप तक जो उसका टेस्ट है वो बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। इसका मतलब वो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स है, बनाना है, मिल्क है, शुगर है, वो सब एकदम इवनली मिक्स है। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि शुरुआत में मीठा, फिर तीखा, फिर खट्टा, फिर कड़वा, ऐसा नहीं लगता ना शेक। तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर है? क्लियर है। हेटेरोजीनियस की बात करें तो क्या होगा? अच्छा, यही होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। इसे आप बड़े आराम से क्या कह सकते हो? एक सॉल्यूशन कह सकते हो। होमोजीनियस मिक्सचर इज सॉल्यूशन। और हेटेरोजीनियस में क्या होगा? कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर व्हेन do not distributed evenly, when components of mixture distributed unevenly, it is called हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल इसी को ही मैं लेता हूं, ये एक कंपोनेंट हो गया, ये लेफ्ट से दूसरा कंपोनेंट हो गया। एक कम, अब देखो ना, ये क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसे हम सॉल्यूशन नहीं कह सकते। इसके जैसे कि आपका मैं कहूं कि एग्जांपल, ऑयल इन वाटर, तेल पानी में नहीं मिलता। ओके, सबने करके देख लें घर पे, पानी में सरसों का तेल डाल लो, कोई सा भी डाल लो, वो पूरा नहीं घुलेगा, अलग से दिख जाएगी ले। और सबसे अच्छा एग्जांपल आपकी पल्स की टॉफी। पल्स की टॉफी खाई है? शुरू में उसका टेस्ट अलग है, अच्छी लगती है, मीठी मीठी, लेकिन लास्ट में जब आप उसको बाइट करते हो लास्ट में, तब एकदम से कुछ नया स्वाद आता है। तो आप एक तरह से पल्स की टॉफी को क्या कह सकते हो? एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। मिक्सचर तो सॉलिड भी हो सकता है।
क्लियर? ठीक है, तो ये हो गई। हाँ, ये तो होमोजेनियस हाइड्रोजेनियस मिक्सचर की बात हो गई, सॉल्यूशन की बात हो गई। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं। ओके, हटा दो इसको मैं। जैसे अब सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो नाम दे दिए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जनरली component which present in largest amount is in solution is solvent। कोई एक कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। जनरली कभी कभी ये डेफिनेशन थोड़ा चेंज भी हो जाती है, बहुत रेयर होगा। आप इसको याद रख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा अमाउंट में कंपोनेंट होता है, लार्जेस्ट अमाउंट में होता है, वो सॉल्वेंट होता है जनरली। ओके, अच्छा, अब सॉल्वेंट determines the phase of solution। फेज मतलब कि सॉल्यूशन गैस होगा, लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट डिटरमाइन द फेज ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फेज ऑफ solvent and solution is always same। ठीक है, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन होती है कि वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन की फेज डिसाइड करता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। और जनरली आप ये भी लिख सकते हो जो लार्जेस्ट अमाउंट में कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट कहलाता है। अब आ जाओ सॉल्यूट। सॉल्वेंट चुन लिया, अब उस सॉल्वेंट के अलावा जितने भी कंपोनेंट है, ठीक है, मान लो 4 कंपोनेंट का मिक्सचर है, 4 कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, तो एक कंपोनेंट हो गया सॉल्वेंट, बाकी के 3 सॉल्यूट। तो हम कहेंगे रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स which are present in lower amount are called solute। वो सॉल्यूट होते हैं। और अगर फेज की बात करूं तो सॉल्यूट की फेज सॉल्यूशन की फेज जैसी के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो फेज ऑफ सॉल्यूट मे और मे नॉट बी सेम एज सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट लिक्विड है तो सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपसे कहूं लेट्स से मैं आपसे कहूं कि 2 मोल क्या ले लूं, इथेनॉल है, C2H5OH, और 3 मोल वाटर है, 5 मोल वाटर है, कुछ भी ले लो।
तो ये जो मिक्सचर है इवनली, ये मिक्सचर जो है, ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है, ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसमें सॉल्वेंट को, वो सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर। और सॉल्यूशन कौन होगा? ये। ओके, ठीक है। एथेनॉल, शराब, अंग्रेजी शराब। तो इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं? पैग। छोड़ो फालतू बातें, गलत बातें। ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं आपसे कहूं, इसमें 3 गैस हैं। इसमें 1 मोल H2, 2 मोल N2 और ½ मोल O2। और आपसे कहूं कि भैया ये होमोजेनियस मिक्सचर है, ये एक सॉल्यूशन है, तो बताओ इसमें सॉल्वेंट किसको बोलोगे? N2 को, क्योंकि लार्जेस्ट अमाउंट में। ठीक है, बस काफी इतनी जानकारी। अब हम कंसंट्रेशन टर्म्स पे आ जाते हैं। ये सब आपका बेसिक, ये 10th में ही आप पढ़ लेते हो, 9th-10th में पढ़ लेते हैं। चलो मैं इसको मिटाता हूं, फिर हम आते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स पे। सबसे पहली है अब आपकी मोल फ्रैक्शन, जिसका सिंबल होता है काई। क्या कहते हैं इसको? काई। एक्स की टर्म को थोड़ा लंबा कर दिया, काई। तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन? सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल से समझो, फिर डेफिनेशन लिखाता हूं। लेट अ मिक्सचर हैव three components A, B एंड C। किसी मिक्सचर के 3 कंपोनेंट है A, B, C, और उनके उस मिक्सचर के अंदर जो मोल्स हैं उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एंड मोल्स of these components are Na, Nb and Nc respectively। A के मोल Na से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, B के मोल को Nb से, और C के मोल को Nc से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी काई A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B काई B, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ C काई C। क्या होगा देखो, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल, यानी उस मिक्सचर में A के मोल अपॉन टोटल मोल। A के मोल क्या हो गए? Na, और टोटल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc। ये क्या हो गए? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B को क्या बोलेंगे? मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल, यानी मोल Nb से डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। एंड C के मोल को, मोल फ्रैक्शन ऑफ C का मतलब है मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी N ऑफ C, Na, Nb प्लस Nc। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। समझ गए? अच्छा, अगर मैं यहां पर ऐसे कर देता, लेट से NaNbNc इनटू 100%, तो ये क्या कहलाता? ये कहलाता मोल परसेंटेज ऑफ ए। इसे हम क्या कहते थे? मोल परसेंटेज ऑफ ए, मोल परसेंटेज ऑफ बी, मोल परसेंटेज ऑफ सी। यानी कुछ नहीं, बस परसेंटेज नहीं लगाई है तो फ्रैक्शन है। यानी आपके एग्जाम, मान लो आपका एग्जाम 500 मार्क्स का है और उसमें आपके 400 मार्क्स आए हैं, तो अगर आप उसमें
परसेंटेज लगा दोगे तो आपके मार्क्स परसेंटेज में आएंगे, और नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स फ्रैक्शन में आएंगे। तो ये कहलाएगा मार्क्स फ्रैक्शन, यानी 4/5, और ये कहलाएगा आपका मार्क्स परसेंटेज। ठीक है, यानी कितना हो गया 80%। बस इतनी सी बात है। तो ये 0.8 और ये 80%, ये मार्क्स फ्रैक्शन, मार्क्स परसेंटेज। तो बस ये होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अभी और बात करते हैं इसके बारे में। देखो, अच्छा, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? रेशियो ऑफ moles of the given component to the total moles is called mole fraction of that component, is called mole fraction of the component. डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा, डोंट वरी। यानी मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यही क्या आपका मोल फ्रैक्शन है। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन मिक्सचर इज इक्वल टू 1। कंपोनेंट्स आपके मिक्सचर में चाहे 10 कंपोनेंट हो, 20 कंपोनेंट हो, 50 कंपोनेंट हो, सभी कंपोनेंट्स का जब आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे और उन्हें जब आप सम करोगे, ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? मोल फ्रैक्शन। सॉरी, तब आपको उसकी वैल्यू 1 के बराबर मिलेगी। क्लियर? क्लियर। ठीक है, लिखो इसे, मैं जगह चाहिए मुझे। ठीक है, जैसे मैं इसका प्रूफ भी दे देता हूं, ये जैसे कि आपका ये वाला एग्जांपल था, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा? 1। इस वाले एग्जांपल में चाहे आगे कितने भी हो जाए, सबका सम क्या आएगा? 1। तो ये मैं प्रूफ दे देता हूं। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है? और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या है? हाँ भाई, एलसीएम ले लो। क्या आ गया? ऊपर Na प्लस Nb प्लस Nc, कट कटा के 1 आ गया, हेंस प्रूफ। ओके, ठीक है। अब बाकी सब हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। अच्छा, एक और बात, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस टर्म। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? अरे क्यों नहीं होती कि लेट्स से आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाला, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, इसकी यूनिट क्या आएगी? मोल। इन तीनों की यूनिट मोल मोल मोल, कॉमन लेके क्या आएगा? मोल। मोल से मोल गोल। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, ये तो होगा इसकी थियोरी। अब असली चीज तो एग्जाम्पल से समझ में आती है। चलो एग्जाम्पल करते हैं। ओके, लिखो। ठीक है, तो चलो अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि in a mixture, four mole N2 and
4 ग्राम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, फाइन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, ठीक है। आपको N2 के मोल फाइंड करने हैं और आपको H2 सॉरी मोल क्या, हम मोल फ्रैक्शन अगर आपको फाइंड करना है N2 का और H2 का, तो आपको क्या चाहिए, N2 सॉरी N2 के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यानी N2 प्लस H2। और हाइड्रोजन का चाहिए तो क्या लिखोगे, हाइड्रोजन के मोल अपॉन टोटल मोल। अब आपके पास N2 के मोल तो सीधा सीधा दे रखे हैं 4 मोल, 4 मोल, और हाइड्रोजन के आपको मोल नहीं मास दे रखा है, तो मोल निकालना कौन सी बड़ी बात है। हाइड्रोजन के मोल क्या आ गए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, यानी 4 ग्राम अपॉन 2 ग्राम पर मोल, यानी 2 मोल आ गए। हाइड्रोजन के मोल कितने आ गए, 2 मोल, 2 मोल, तो कितना आ गया 4/6। ओके, अरे मोल कॉमन लेके कटेगा, है तो नहीं, मोल कॉमन लेके कट गया, यूनिटलेस का माने चाहिए ना, तो कितना आ गया 2/3। अगर ये 2/3 आया तो ये कितना आएगा, डायरेक्टली भी कर सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना आएगा 1 - 2/3 यानी 1/3। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे कर लो, 2 मोल अपॉन 4 मोल प्लस 2 मोल, मोल कॉमन लेकर के कितना आ गया 2/6 यानी 1/3। आंसर में कोई बदलाव नहीं है, क्लियर है, ठीक है। 0.333 0.666, क्लियर, चलो। और सम कितना आएगा दोनों का, 1 आएगा, सम कितना आएगा 1। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत बेसिक था, शुरुआत बेसिक क्वेश्चन से ही करनी होती है, हटा दो, ठीक। एक मिनट से टाइम वेस्ट। हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि एक मिक्सचर में 88 ग्राम CO2 है, इतने मॉलिक्यूल अमोनिया के हैं और इतने लीटर ऑक्सीजन गैस है एट एसटीपी, तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच निकालना है। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं उनके आपको क्या निकालने होते हैं, हमेशा मोल निकालने होते हैं। तो वो आपको डायरेक्टली मोल में दे ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, तो वो अलग अलग इनडायरेक्टली देगा, मास के टर्म में दे दिया, मॉलिक्यूल के टर्म में दे दिया, वॉल्यूम के टर्म में दे दिया, और इनसे आपको मोल निकालना आता है, आना ही चाहिए। तो कैसे करेंगे, जो पूछा है वो लिखो। आपको जैसे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 चाहिए, तो आपको CO2 के मोल अपॉन CO2 CO2 के मोल प्लस N2 के मोल प्लस O2 के मोल, सॉरी N2 का अमोनिया दे रखा है, अमोनिया के मोल प्लस O2 के मोल। अब CO2 के मोल क्या है, भले ही साइड में अलग से निकाल लो। CO2 का मास दे रखा है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, 2 मोल CO2 आ गई। किसके मोल पूछा है, अमोनिया के मोल पूछे हैं, आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, तो क्या करेंगे, गिवन पार्टिकल्स या गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, Na मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स अप्रोक्स आप बोल सकते हो, 2.999 ऐसा आए तो आप इसको 3 बोल सकते हो। इससे कट गया तो भैया कितने मोल आ गए, 3 मोल अमोनिया आ गए। वॉल्यूम ऑफ ओ मोल्स ऑफ O2 क्या आ गया, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम,
5 मोल, 5 टाइम्स चला जाएगा, तो तीनों के मोल आ गए। तो बस अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, 2 मोल अपॉन 2 मोल प्लस 3 मोल प्लस 5 मोल, मोल कॉमन लेकर के कैंसिल आउट, तो 2/10 यानी 0.2 आ गया, या 1/5 बोल दो, कुछ भी बोल दो। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया चाहिए, तो क्या करोगे, अमोनिया के मोल कितने हैं, मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस मोल्स ऑफ O2, कितना 3 मोल अपॉन टोटल कितना है 10 मोल, 0.3 आ गया, कोई यूनिट नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, इसको निकालने का तरीका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया, ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। 1 माइनस 0.2 प्लस 0.3 कितना आ गया 0.5, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 5 मोल अपॉन टोटल मोल कितने हैं 10 मोल, 1/2 यानी 0.5। ओके ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल है। आपको अलग अलग तरीके से वो मोल्स आपको निकालने ही हैं, ठीक है ठीक है। और करते हैं, लिखो इसे, ओके जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, आपसे पूछ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है वो 1 kg वाटर में है, तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच क्या होंगे। तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट के मोल अपॉन वाटर के मोल, और ये वाटर के मोल अपॉन, अगर ये आ गया तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो वाटर के मोल, ठीक है। हाँ भाई, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 200 ग्राम, तो कितना आ गया ये 2 मोल, 2 मोल प्लस, अरे समझ गए ना, 2 मोल, मास कितना है 200 ग्राम, और एटॉमिक मास कितना है, वो मोलर मास होता है इसका, आ गया ना 2 मोल, एक मिनट क्या, ठीक है दिख रहा है। अब मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, क्या करें, 1000 ग्राम वाटर है और वाटर का एटॉमिक मोलर मास कितना होता है दिस, सॉल्व करोगे तो 55.5 मोल आ जाएगा, 55.5। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ये जो डेटा है ये याद कर लो, 1000/18 ये आता है, ठीक है, याद कर लो, क्योंकि इसकी कई बार जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस में। ओके, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/57.5, ठीक है, सॉल्व करके जो भी आ जाएगा, और यहां पर आप डायरेक्टली रख दो, कितना आ जाएगा 55.5 डिवाइड बाई 57.5, या फिर ऐसे रख दो, मोल 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 गोल, आ गया, वही आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मोल फ्रैक्शन के और भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो फिर कंबाइंड होते हैं, जो अगली कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे, मोल मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, तो वो दे करके ये पूछेगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल प्योर क्वेश्चन इसके ऐसे ही बनते हैं, डिटेल और भी इसके काफी सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जब हम फर्दर कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हुआ नहीं है मोल फ्रैक्शन, और भी इसके क्वेश्चन आएंगे, तो इसे लिखिए, फिर हम अगली टर्म्स पे बढ़ते हैं।